वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन की आड़ में क्या यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रची गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंसा का जो पैटर्न पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने ट्रेस किया वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच में जिस तरह सोशल मीडिया, फर्जी अकाउंट्स और बाहरी लोगों के शामिल होने के सुराग मिल रहे हैं, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सीएम योगी के सपनों के शहर नोएडा को हिंसा में झुलसाने की सोची समझी साजिश रची गई थी। नोएडा में नापाक साजिश की परत खोलती हुई ये रिपोर्ट देखिए। गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। साजिशन नोएडा की ये घटना कराई गई। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। नोएडा में सोमवार को हुई हिंसा पर सीएम योगी का यह बयान यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे ठोस वजह है। पुलिस के हाथ ऐसे डिजिटल सुराग लगे हैं जो बताते हैं कि उपद्रव के दौरान पुलिस पर हमले की पूरी तैयारी की गई थी। ये सबूत इशारा कर रहे हैं कि मजदूरों के बीच कुछ ऐसे अराजक तत्व छिपे हुए थे जो सूबे का माहौल खराब करने के इरादे से ही सड़कों पर उतरे थे। देखिए पहला सबूत। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों को होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें। ठीक है। पुलिस की जांच केवल इस ऑडियो तक ही सीमित नहीं है। उन्हें एक चैट का स्क्रीनशॉट भी मिला है जो उपद्रवियों की खतरनाक मंशा को जाहिर करता है। इसमें एक आरोपी ने प्रदर्शनकारियों से मिर्ची पाउडर लाने की अपील की है ताकि पुलिस वालों को निशाना बनाया जा सके। चैट में कहा गया है, भाई लाठी वाठी कुछ नहीं, मिर्ची पाउडर ले चलो, बस बात खत्म। सब भाइयों बहनों से अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चलें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल चलेगी भाइयों बहनों। इन सबूतों के आधार पर पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने मजदूरों की भीड़ को ढाल बनाकर हिंसा को हवा दी। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहाँ पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हिंसा वाली अलग अलग जगहों से 50 बेसबॉल वाले बैट भी बरामद किए हैं जिनका तोड़फोड़ में इस्तेमाल किया गया। ये बैट भी इशारा कर रहे हैं कि यह पूरा उपद्रव एक सोची समझी साजिश था। बेसबॉल वाले उससे लाके सर लेबर साथ हाँ वही है, अराजकता तो ही आए हैं। कुछ लेबर तो कम है, अराजकता ज्यादा है। हाल ही में मेरठ और नोएडा से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के कारण एजेंसियां नोएडा हिंसा में बाहरी ताकतों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यूपी का माहौल खराब करने का जो मिशन दिया गया था उसकी मोडस ऑपरेंडी भी कुछ इसी तरह की थी। जिन 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है उनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की जो लोकप्रियता है उससे घबराए हुए लोग नोएडा की इस घटना में कहीं न कहीं शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को हुई हिंसा के बाद नोएडा में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। फिर भी अराजक तत्वों ने आज सेक्टर 121 और सेक्टर 70 में कुछ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। सेक्टर 70 में कुछ उपद्रवी पुलिस के हाथ से चढ़े तो उनका लठ ट्रीटमेंट भी किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत भी हुई। पुलिस पर पथराव कर रहे उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने रबर बुलेट दागी। वहीं मजदूरों के बाद अब मेड भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गई हैं। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सेक्टर 121 में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक बार फिर से पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया।
तस्वीर जो है नोएडा सेक्टर 121 किलो कॉइंट सोसाइटी की है। और ये जो आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ किसी और नहीं, ये पुलिस की गाड़ी का बताया जा रहा है। मौके पर देखिए भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती भी की गई है। करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ भारी पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। इसमें करीब 10 से अधिक लोगों को इसमें डिटेन किया गया है। आखिरकार क्या वजह रही, जो अंदर जो काम करने वाली जो महिलाएं उनको किसने भड़काया, कौन लोग थे, तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मजदूरों की आड़ में कुछ बाहरी अराजक तत्व यूपी का माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। सीएम योगी ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मजदूरों के कंधे का इस्तेमाल कर जो ताकतें यूपी का माहौल बिगाड़ने में जुटी हैं, वो बचनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा में आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई है और खुलासा हुआ है कि उसमें मजदूरों को मोहरा बनाया गया। इसी तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले दिनों आग की घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। आग लगने की 1-2 नहीं बल्कि 26 घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, जिनके पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका है। ये खुलासा किया है पिछले दिनों लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों ने। सवाल ये कि क्या मुनीर के हैंडलर यूपी में आग लगवा रहे हैं? कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई बार सिलेंडर से आग लगती है। यूपी में पाकिस्तान से आग लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ दिनों में लगी आग के पीछे क्या आतंकियों का हाथ था? पिछले दिनों लखनऊ से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों शाकिब, अरबाब, विकास और पपला ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। यूपी एटीएस ने 2 अप्रैल को 4 आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया और ये पूछताछ में पता चला कि ये आतंकी छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को पहले उनका आगजनी करते थे, उसके बाद उनका वीडियो बनाते थे और ये वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर को भेजा करते थे। यूपी में आगजनी के 26 मामलों में आतंकी कनेक्शन का हाथ है। यहाँ की घटनाएं अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, बरेली और प्रयागराज में हुई। यूपी एटीएस अब उन सभी आग की घटनाओं की जांच करेगी। हालांकि एटीएस के लिए आग की इन घटनाओं की जांच करना उतना आसान नहीं, क्योंकि कई मामले बहुत पुराने हैं और कई जगहों पर सीसीटीवी भी नहीं थे। एटीएस के शिकंजे में आए आतंकियों के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें आग से जुड़े कई वीडियोस मिले। इन्हीं वीडियोस के आधार पर एटीएस ने पूछताछ की तो आतंकियों ने सारा सच उगल दिया। सूत्रों के अनुसार आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबू बकर के इशारे पर काम करते थे। हैंडलर अबू बकर आतंकियों को यूपी में आग लगाने के लिए उकसाता था, जिसके बाद ये आतंकी या तो गाड़ी में या किसी और जगह पर आग लगाते थे। उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे। तो सवाल ये कि आखिर आतंकियों को आग के बदले क्या मिलता था? आग के इन वीडियो के बदले इन लोगों को, इन आतंकियों को पैसे भेजे जाते थे, इनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते थे और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर संदिग्ध अकाउंट्स का भी पता चला है। तो कहा यह जा सकता है कि इनको इन आगजनी के जो वीडियो ये पाकिस्तान में भेजते थे उनको वहां से पैसे मिलते थे। संदिग्ध आतंकियों को आग का वीडियो भेजने के बदले क्यूआर कोड के जरिए पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर का मकसद भारत में डर और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। ये आतंकी सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मकसद से हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश भी रच रहे थे, जिसका खुलासा हो चुका है। इनके निशाने पर लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद और हैदराबाद के हिंदूवादी नेता थे। आतंकियों ने हैदराबाद के एक हिंदूवादी नेता की रेकी तक की। ये पहली बार जब पाकिस्तानी हैंडलर्स अपने मोहरों को भारत में टेररिस्ट अटैक के बजाय आगजनी का ऑर्डर दे रहे थे। यूपी एटीएस को शक है कि संदिग्ध आतंकियों ने पहले छोटे स्तर की आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और अपने हैंडलर्स को ट्रायल दिखाया। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। 500 सालों के संघर्ष के बाद देश का हिंदू समाज जाग चुका है, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की जमीन से 1992 वाले घाव को हरा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां अमित शाह ने बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया, तो वहीं बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी दे दी, जिसके बाद बंगाल के चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপি নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी ओर धमकीबाज खुलेआम नफरती तकरीरें दे रहे हैं। बाबरी वाले हुमायूं कबीर चुनाव में वोट मांगने वाले मंच से अपने वोटरों को हिंसा के लिए उकसाने पर आमादा है। हुमायूं कबीर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन के 10 फीट नीचे जिंदा गाड़ने की मंशा पाले हुए हैं, लेकिन क्यों, खुद सुन लीजिए। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপি নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতব। সে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, আর তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে, আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে, বাবরি মসজিদ যে এনএইচের ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো মামার ক্ষমতা নাই। हुमायूं कबीर का यह बयान बता रहा है कि अगर किसी तरीके से वो चुनाव में जीत गए तो पश्चिम बंगाल में कैसा शासन लाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिंदा गाड़ने वाला हुमायूं का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर खींच है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनने देगी। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। हुमायूं कबीर की जुबान पर धमकी और नफरत कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पहले भड़काऊ बयानों के जरिए बाबरी मस्जिद के लिए भीड़ जुटाई, फिर सैकड़ों हजारों की संख्या में मस्जिद की नींव रखने के नाम पर मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा की। टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब चुनावी मौसम में ये नया बयान नए नफरती एजेंडे को हवा दे रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर की धमकी का बंगाल की जनता पर असर क्या हुआ है, सुनिए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सर, राम मंदिर है वहाँ पे, और एक तो वहाँ पे कोशिश करके देख लिया, यहाँ पे कोशिश करने जा रहे हैं, वही हसर यहाँ पे भी होगा। अब जहाँ बाबरी मस्जिद बोल रहा है वहाँ उसका अगल बगल में खाली राम जी का झंडा देखिएगा। ये राजनीति का चमक है। राजनीति विधानसभा वोट के परे बाबरी मस्जिद का चर्चा किसी के मुंह पे नहीं रहेगा। राजनीति हो रहा है, कुछ नहीं। ये राजनीति है। ये राजनीति और कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद वगैरह सब राजनीति कर रहा है, राजनीति चमक रहा है और कुछ नहीं है। बीजेपी अयोध्या से लेकर संभल और मथुरा तक एक स्टैंड पर है। हुमायूं कबीर की धमकी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जो आगे बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार के समय पे कोई बाबरी मस्जिद कहीं पे नहीं बना सकता और हम बनाने भी नहीं देंगे। हुमायूं कबीर के नाम के आगे धमकीबाज यूं ही नहीं लगता। इससे पहले भी तरह तरह की धमकियां देने के लिए वो कुख्यात रहे हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंकने की धमकी दी थी। चुनाव के दौरान ही हिंदुओं को धमकी दी थी। कहा था हिंदू सिर्फ 30% हैं, मुस्लिम 70%। अगर दंगा हुआ तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। पिछले साल हिंसा भड़काने वाला बयान दिया था कि अगर 100 मुसलमान मरेंगे तो 500 को अपने साथ ले मरेंगे। আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। अयोध्या के राम मंदिर पर सनातन पताका लहराना हुमायूं कबीर को शायद परेशान कर रहा है। यही कारण है कि वो बार बार धमकी दे रहे हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का,
तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। पश्चिम बंगाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस उम्र में युवा अपने करियर को धार दे रहे होते हैं, उस उम्र में 19 साल का अयाज मोहम्मद युवतियों को शिकार बना रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया। आरोपी अयाज पर 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि 180 युवतियों के साथ जबरन यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने भारी विरोध के बीच में आरोपी अयाज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके खिलाफ अब मकोका लगाने की मांग तेज हो गई है। दो शहर, राज्य एक, और हिंदुओं का गुस्सा फूटने के पीछे कारण भी एक। मुद्दा हिंदू बेटियों को फंसाने का, मुद्दा हिंदू बेटियों के यौन शोषण का, मुद्दा हिंदू बेटियों की ब्लैकमेलिंग का, और मुद्दा बेटियों के जबरन धर्मांतरण कराने का। नासिक में नामी कंपनी टीसीएस के कुछ मुस्लिम कर्मचारियों पर कंपनी में ही काम करने वाली कुछ हिंदू युवतियों के यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगा। वो मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि नासिक से करीब 500 किलोमीटर दूर अमरावती में भी एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवतियों को लव ट्रैप में फंसाने का आरोप लगा, और वो भी एक बेटी को नहीं, 5 बेटियों को भी नहीं, बल्कि 180 लड़कियों को फंसाने का मामला है। मामला अमरावती जिले का है, जहां गुस्साए हिंदुओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना आक्रोश दिखाया। पुलिस से आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। जिस शख्स पर आरोप है उसका नाम है अयाज मोहम्मद तनवीर और उम्र है सिर्फ 19 साल। अयाज मोहम्मद पर 180 हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। इल्जाम तो ये भी है कि आरोपी अयाज ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनकी मर्जी के खिलाफ उनका यौन शोषण किया। उसने 350 वीडियो बनाए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे अमरावती में सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए तुरंत एसआईटी गठित की जाए। आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याही कानावर हे प्रकरण तातडीनं पाठवणार आहे आणि एसआईटी लावण्याची मागणी सुद्धा करतो। बीजेपी नेता ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर मामले में लापरवाही बरती गई और आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन होगा। परवाच्या दिवशी एसपी ऑफिसच्या समोर सगळेच्या सगळे नगरसेवक, महिला कार्यकर्ते सगळेजण इथं बसू आणि जोपर्यंत त्या पोरांना अटक होत नाही तोपर्यंत एसपी ऑफिस सोडणार नाही। आरोपी अयाज मोहम्मद के खिलाफ अब लड़कियां एक एक अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं, जिनमें कई हिंदू लड़कियां भी हैं। हिंदू बेटियों के खिलाफ कहीं धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो कहीं यौन शोषण हो रहा है। कॉलेज, दफ्तर, जिम से लेकर सैलून तक, जिस पर अब हिंदुओं का खून खौलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपराधियों के लिए सबसे सेफ अड्डा बन गया है? बाहर क्राइम करो और एएमयू में जाकर छिप जाओ, योगी फोर्स पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अपराधी भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है और योगी फोर्स पाताल से भी ढूंढ ले आती है। योगी फोर्स ने जब एएमयू के एक हॉस्टल में छापा मारा तो ऐसा क्या मिला कि लखनऊ तक पुलिस अलर्ट हो गई। रिपोर्ट देखिए। क्या एएमयू अपराधियों का अड्डा बन गया है? एएमयू से मिले मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस। एएमयू के अंदर डेरा, एएमयू के बाहर क्राइम। हाथ में पिस्टल है, चेहरे पर नकाब। इस शख्स का नाम शहबाज है। रात के अंधेरे में फायरिंग का यह वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है और फायरिंग करने वाला एएमयू का छात्र है। शहबाज आता है, पहले चारों तरफ रेकी करता है, फिर दरवाजे की तरफ पिस्टल तान देता है। इसके बाद आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। फिर घर के अंदर झांकता है। इसके बाद पिस्टल को लोड करता है और सीधे फायरिंग कर देता है। फायरिंग अलीगढ़ के क्वारसी में शाहिद अली के घर पर हुई है। शहबाज आया तो था शाहिद अली की हत्या करने, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।
शहबाज की क्राइम हिस्ट्री का खुलासा तब हुआ जब योगी फोर्स एएमयू पहुंची। एएमयू में शहबाज के कमरे में दाखिल होते ही प्रॉक्टर से लेकर पुलिस तक चौंक गई। एएमयू के अंदर से 8 मोबाइल फोन, 32 बोर पिस्टल की 2 मैगजीन, 315 और 12 बोर के 10 जिंदा कारतूस, नकली नोट, करीब 20 फर्जी दस्तावेज, 1 लैपटॉप और डिजिटल पेन मिले। शहबाज एएमयू के एमसीए सेकेंड ईयर का छात्र है, लेकिन एएमयू में दाखिले के लिए भी इसने फर्जीवाड़े का सहारा लिया। इसने क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी एक फर्जी तैयार कर रखी थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं बिल्कुल उसकी एक कॉपी है और बहुत अच्छी कॉपी इसने बनाई है और वो भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। शहबाज फरार है। योगी फोर्स बीते 7 दिनों से उसे तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि शहबाज दिल्ली भाग निकला है। अब सीसीटीवी के जरिए योगी फोर्स उसके रूट को खंगाल रही है। भले ही शहबाज फरार है, लेकिन उसके इस गुनाह में शामिल आरोपियों को योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने जब इस इलाके में छापा मारा तो पता चला कि वो अवैध रूप से Z34 में रह रहा था। दरअसल ये शहबाज के नाम से कमरा ही अलॉट नहीं था और वो यहाँ पर फर्जी डिग्री के आधार पर MCA में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा था और इसने तमाम फर्जीवाड़े किए थे। शहबाज पाताल में ही क्यों ना छिप जाए, योगी फोर्स उसे ढूंढ निकालेगी। शहबाज के पास अब एक ही रास्ता है, योगी फोर्स के सामने सरेंडर, वरना कभी भी शहबाज के हाफ एनकाउंटर की खबर आ सकती है। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, अलीगढ़। उधर मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल पर एक बार फिर से सिस्टम की पोल खुल रही है। सवाल ये कि आखिर सरकार के दावे जमीन पर दम क्यों तोड़ देते हैं, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती और हर बार किसी मासूम की जान जाने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल एक बार फिर जानलेवा साबित हो रहे हैं। कागजों में सख्त नियम और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मुरैना जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई बोरवेल खुले पड़े हैं, जिन पर ना तो ढक्कन है और ना ही कोई सुरक्षा घेरा। ये खुले गड्ढे हर वक्त किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां नियम तो बनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। जी मीडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। हम पड़ताल करने पहुंचे कि आखिरकार किस तरीके से लगातार दिशा निर्देश देने के बावजूद भी जो बोरवेल है वो खुले छोड़ दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से उज्जैन में भागीरथ की असमय मौत हो जाती है, इससे कहीं ना कहीं इस ऐसे हादसों के बाद भी लोग ध्यान नहीं रखते। हम दिखाएंगे गाँव की तस्वीर, किस तरीके से बोरवेल का गड्ढा है वो खोदा गया। हालांकि उसमें पाइप डाल दिया गया, लेकिन उस पाइप के आसपास जो होल है वो बड़ा होता जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं जो पाइप है उसके के बगल में कोई भी हादसा हो सकता है। अगर कोई बच्चा यहाँ आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो इसके अंदर जा सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। बावजूद इसके कहीं से कहीं तक इस तरीके का जो ग्रामीण है वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनका बोरवेल फेल हो गया या उसमें यूज नहीं कर रहे तो उसको बंद करते हैं, उसको कवर्ड करते हैं। लेकिन लगातार हादसों के बाद भी इस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने के सामने आ रही है। आखिरकार देखना होगा शासन प्रशासन कब इस ओर ध्यान देता है और जिस तरीके से लगातार असमय जो घटना हो रही है उनसे लोगों को निजात दिला पाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों के खेलने के दौरान हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। सवाल ये है कि जब शिकायतें पहले से मिल रही थी तो प्रशासन ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए। हर हादसे के बाद कार्रवाई होती है, जांच बैठती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद सब कुछ फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आता है। ऐसे में सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। हमने संबंधित को दिशा निर्देश जारी किए कि खुले बोरवेल न छोड़े जाए। इसके अलावा जो खुले कुएं भी हैं उसके लिए भी हमने सीओ जनपद को निर्देश दिए कि कुएं के आसपास मुरेड बनाएं या उसको जाले से बंद करें। और PHO को निर्देश दिए हैं कि खुले बोल के इसके आगे बोर्ड लगाएं, उसके आगे मतलब जो खुले हैं उसके आसपास मतलब एक तो बोर्ड लगा दें, इसके लिए उसको बंद कराएं। इसके निर्देश जारी किए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सिर्फ हादसों के बाद ही कार्रवाई होगी या फिर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। क्या पूरे प्रदेश में खुले बोरवेल की पहचान कर उन्हें बंद करने के लिए कोई ठोस अभियान चलाया जा रहा है?
जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये खतरा बना रहेगा। जरूरत है सिर्फ आदेशों की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्ती से उनके अमल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।